बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर गैस, इसका पार्ट 5 करने जा रहे हैं और आइडियल गैस इक्वेशन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 83 से हम आगे चलेंगे। गैस कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। पीडीएफ खोल लें या बुक खोल लें, लाजमी। गैस कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। गैस कांस्टेंट, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम, कैपिटल आर। गैस कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, इसके मुख्तलिफ यूनिट हैं। मुख्तलिफ यूनिट क्यों हैं, ठीक है, उनको हम तो बाद में देखेंगे कि इसके पीछे वजूहत क्या हैं। आप पहले जल्दी से कुछ अहम तरीन चीज़ें नोट कर लें। मैंने पहले भी ये बात बताई थी आपको, ताकि आपके जहन में एक कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो हमारे पास डिफरेंट यूनिट है ना प्रेशर के, ये आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए इनको एक साइड पर पहले लिख लें, बार बार इनको लिखेंगे एक तरफ, तभी जाके ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। हमारे पास प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स हैं। एटमॉस्फेरिक ATM ये भी है, ATM ये भी यूनिट है, ठीक है। हमारे पास पास्कल भी यूनिट है। हमारे पास जो है वो टॉर, ये भी यूनिट है। और इसके अलावा हमारे पास MM ऑफ HG, ये भी यूनिट है। और हमारे पास न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ये भी यूनिट है। और हमारे पास PSI, ये भी यूनिट है। तो कितने यूनिट हो गए हमारे पास? PSI भी यूनिट है, ATM भी यूनिट है, पास्कल भी यूनिट है, टॉर भी यूनिट है, MM ऑफ HG ये भी यूनिट है, और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये भी हमारे पास यूनिट है। 6 डिफरेंट यूनिट्स इसके अलावा और भी हैं प्रेशर के। समझ में आ रही बात आपको? इनमें से आप गुम हो जाएंगे इन यूनिट्स के अंदर, तो बेहतर ये है कि आप पहले इसको ज़रा समझ लीजिए। ये हमारे पास जो ATM है ना, आप इसको लें, इसीलिए मैंने 1 ATM को लिया। ये सबसे बड़ा यूनिट है। जैसे कि हमारे पास मास है ना, मास के अंदर हमारे पास ग्राम है और दूसरा किलोग्राम है। तो किलोग्राम बड़ा यूनिट है ना, ग्राम छोटा यूनिट है, ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह इन सब में ये आपको जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है। अब यहाँ पर अगर हम जो है वो 2 यूनिट्स, अच्छा इसमें से बराबर बराबर हैं। कौन कौन से? ये वाले, ये दोनों जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बराबर हैं। टॉर और MM ऑफ HG, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 टॉर के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ आपके लिए इजी हो गया। कौन कौन से? एक तो टॉर और MM ऑफ HG। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर है 760 MM ऑफ HG के। समझ में आ रही है बात? ये हो गया। अब चलते हैं आगे। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर है? यहाँ पर हमारे पास ये पास्कल जो है ना, पास्कल, और ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इसके बराबर है 1,01,0325 पास्कल, ठीक है। या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर है 1,01,0325 क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के, ठीक है भाई। ये वाला मामला भी निमट गया। पास्कल भी हो गया, टॉर, MM ऑफ HG, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, PSI। अब आखिर में देख लें आप, 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितने PSI के बराबर है? 14.7 PSI के बराबर है। इसको इसी तरह अपने रजिस्टर पे आप लिख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह। तभी ये नक्शा आपको हेल्प देगा, वरना आप गुम हो जाएंगे इसके यूनिट्स के अंदर। इन्हीं के डिफरेंट यूनिट्स की वजह से हमारे पास ये जो गैस कांस्टेंट है ना R, इसके डिफरेंट यूनिट्स आ रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, वरना प्रॉब्लम होगी।
ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं ज़रा। पहली हेडिंग, इसके अंदर हमारे पास दो हेडिंग, बड़ी वीडियो है, इसके अंदर हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी हम करके देखेंगे। क्या डेंसिटी हम गैस की फाइंड आउट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्पल 4.4 इसमें मौजूद है, उसको भी हम करेंगे, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट है, यहाँ पर इसको हम ख़त्म करेंगे। तो अब यहाँ पर पहला टॉपिक जो हमारे पास ये वाला है, वैल्यू ऑफ आर व्हेन, वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक में दिया हुआ है आपको, प्रेशर किस में दिया हुआ है, एटीएम में अगर दिया गया हो, और वॉल्यूम जो है वो आपको दिया गया हो क्यूबिक डेसीमीटर में। ये वॉल्यूम के यूनिट भी बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, कभी इन पे भी बात करूँगा। बहरहाल प्रेशर जो है वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटीएम में दिया गया, यानी कि प्रेशर का यूनिट जो है वो एटीएम है, और वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर है। अब जो है वो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आर को एक साइड पे करना है, तो एन और टी को नीचे ले आइए, आर अकेला रह जाएगा, ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन टी इज इक्वल टू आर, क्योंकि आर जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई, एन और टी जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, दूसरी साइड पे आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। और इसको इस तरह से मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। ये आपकी इक्वेशन की सेटिंग हो गई, ठीक है भाई। अब इसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। याद रहे ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसमें ये आप ले रहे हैं एस टी पी के ऊपर। ये याद रख लें, जब भी किसी गैस की बात अगर एस टी पी पर की जाए तो आप समझ जाइए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन ये होगा, और प्रेशर कितना होगा, 1 ATM। और अगर इसी एसटीपी के ऊपर 1 मोल किसी गैस का हो, एट एसटीपी मोल इज इक्वल टू 1, मोल इज इक्वल टू 1, देन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। इस चीज़ को भी अपने नोट्स में डाल लीजिए, एट एसटीपी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एसटीपी के ऊपर टेम्परेचर 273, यानी कि एसटीपी क्या है। आपसे अगर कोई बात करता है ना कि किसी गैस को एसटीपी पे मेजर किया गया है, तो इसका मतलब पता है क्या है, वो आपको इनडायरेक्ट वे में क्या बता रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि उस गैस का प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, और उस गैस का टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है। तो कोई अगर आपको ये बात बताता है कि किसी गैस का टेम्परेचर 273 केल्विन है और उसका प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसका मतलब वो आपको बात कर रहा है एसटीपी की। दोनों तरह से मैंने आपको समझा दिया। तो एसटीपी आ जाए तो समझ जाइए ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तीसरी चीज़ जो आपको डिस्टर्ब करेगी, ध्यान से सुन लीजिए, नंबर ऑफ मोल, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन मतलब नंबर ऑफ मोल, मोल की तादाद, नंबर ऑफ मोल्स, एन। अगर एन की वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 है, यानी कि मोल जो है अगर वो 1 है, तो और एसटीपी के ऊपर सारा मामला हो रहा हो। अब 3 वैल्यूज़ आ गई आपके पास। एसटीपी आपको सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर का बताता है, लेकिन उसके साथ अगर आपको किसका, गैस का टेम्परेचर और प्रेशर बताता है, लेकिन उसके साथ अगर आपको ये बता दिया जाए कि नंबर ऑफ मोल वो भी 1 हैं, तो इसका मतलब उसने आपको वॉल्यूम भी उस गैस का बता दिया है। क्या कहा मैंने, अगर एसटीपी के ऊपर वो बात करता है तो एसटीपी के ऊपर आपके पास टेम्परेचर 273 केल्विन तो आ जाता है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक आ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको ये बता दिया जाता है कि नंबर ऑफ मोल 1 है, 1 मोल है,
1 मोल है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उस गैस का, खुद ब खुद 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। नोट्स में डाल लें, बहुत अहम तरीन बात मैंने आपको बता दी है। अब ज़रा दोबारा इस इक्वेशन की तरफ आ जाइए। आइडियल गैस इक्वेशन को जब यूज़ किया जाता है ना डेरिवेशन वगैरह के लिए, ये बात अंडरस्टूड होती है कि नंबर ऑफ मोल एक है। समझ आ गई बात? आइडियल गैस इक्वेशन को जब लिया जाता है, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को, तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि जो n है नंबर ऑफ मोल, इसकी वैल्यू क्या है 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। अगर इसकी वैल्यू 1 हम सपोज करके चल रहे हैं, जैसे कि इसी तरह होता है, तो क्या होगा, n की जगह पर क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल टू 1 आर टी। तो 1 तो कुछ भी नहीं होता ना भाई, तो ये हो जाएगा सीधा पी वी इज इक्वल टू आर टी, और r की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, r इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की भी जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन दी जा सकती है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो समझ जाइएगा कि n की वैल्यू 1 है और 1 ही ली जाती है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसने हमारे पास गैस की बात कर दी एस टी पी की, टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उसने मोल की तादाद, जैसे कि मैंने अभी बता चुका हूँ कि 1 मोल है, तो ये बात तय है कि वॉल्यूम उस गैस का कितना है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। अब चलते हैं अब इस R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, दोबारा इसी जगह पे R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, R इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन टी। भूलिएगा मत, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल और T मतलब टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पर हम एस की बात कर रहे हैं, एट एस टी पी के ऊपर हम ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये बात, प्रेशर कितना हो जाएगा हमारे पास 180 m मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि P और V मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। जब दो वेरिएबल के दरमियान, दो लेटर्स के दरमियान कोई साइन ना हो, तो समझ जाइए इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो आप इसको पी वी इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको P मल्टीप्लाई बाय V इस तरह भी लिख सकते हैं, जवाब पी वी ही आएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो इसीलिए P की जगह 1 एटमॉस्फेरिक आपने ATM लिखा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एस के ऊपर बात है और नंबर ऑफ मोल 1 है, तो 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल 1। अब यहाँ ज़रा टेक्निकल नुक्ता समझ जाइएगा, हमारे पास MOL, मोल क्या लिखा हुआ है, मोल। मोल का यूनिट क्या है, मोल का यूनिट मोल है भाई, सॉरी सिंबल। मोल का सिंबल क्या है उसके यूनिट का, मोल तो खैर खुद यूनिट है। तो मोल जो है उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, जैसे किलोग्राम को हम इस तरह लिखते हैं, ग्राम को हम इस तरह लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह मोल को MOL लिखा जाता है, ठीक है। आखिर में ई नहीं आता, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 MOL। लेटर्स स्मॉल हों कैपिटल हों, बड़ी अहमियत होती है इनकी, गड़बड़ मत कीजिएगा। MOL मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमारे पास कितना है 273 केल्विन, ठीक है भाई। अब इससे आगे चलते हैं। ये नक्शा मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है, मुझे स्पेस की तंगी हो रही है यहाँ पर, तो ये मैं मिटा दूँ, क्योंकि आप लोगों ने यकीनन इसको लिख लिया होगा। ठीक है भाई, ये वैल्यूज़ आ गई। अब इसको यहाँ पर लेके चलें, क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 22.4 से, तो क्या जवाब आएगा 22.4 ही रहेगा भाई। लेकिन ATM जब, ये देखें, ये जो ATM है ये इस क्यूबिक डेसीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या जवाब आएगा, कुछ भी जवाब नहीं आएगा, इसी तरह रहेगा। ये बीच में डॉट आ जाएगा सिर्फ, और ये आ जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर डिवाइडेड बाय 1 को आप 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273
3 ही रहेगा, इसके साथ आ जाएगा MOL डॉट K। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप जो है वो 22.4 को डिवाइड कर दें 273 पर। 22.4 डिवाइडेड बाय 273, 0.0820, 0.0820 है। इसको राउंड ऑफ करके 1 लिख देते हैं। आगे क्या लिखेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। ATM इसी तरह आएगा, डॉट क्यूबिक डेसीमीटर इसी तरह आएगा, डिवाइडेड बाय, जी अभी ये रहता है ना, आपने इसको इससे डिवाइड किया है भाई, आपने इसको इससे थोड़ी ना डिवाइड किया है, ये डिवाइड अभी नहीं किया आपने, ये तो इसी तरह रहेगा, इस पर फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। MOL डॉट K। ठीक है भाई। अब ज़रा आसान सी बात समझ लीजिएगा, कोई भी वेरिएबल है जब भी आप उसको डिवाइड से ऊपर लेके जाएंगे तो 2 काम होंगे। एक तो ये कि वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा जो कुछ भी ऊपर होगा उससे, दूसरी बात ये कि हर वेरिएबल के ऊपर +1 की पावर होती है। इसके ऊपर भी +1 की पावर है, K के ऊपर भी +1 की पावर है। तो पावर जो है अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो मोल और केल्विन जब आप इन 2 यूनिट्स को ऊपर लेके जाएंगे तो नई सिचुएशन कुछ यूँ बनेगी, 0.0821 ATM डॉट क्यूबिक डेसीमीटर डॉट MOL -1 डॉट K -1। ये आ गया आपके पास गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.082। जब आपके पास प्रेशर ATM में था, वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में था, मोल में था और टेम्परेचर केल्विन में था। ठीक है, आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं, यही आपके पास आया हुआ है। लेकिन ये वाला तो बड़ा आसान था, वैल्यू ऑफ R व्हेन प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर जो है वो आपका ATM में दिया गया है, वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक डेसीमीटर में दिया गया है, और ST स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर आप R की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, पेज टर्न कर लें, अब थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब यहाँ दूसरा मामला आ जाता है, बोलता है वैल्यू ऑफ R व्हेन, प्रेशर जो है अब ATM में नहीं है, प्रेशर जो है वो ATM में नहीं है, किस में दिया है उसने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। STP वाला मामला ख़त्म हो गया। ठीक है भाई। और वॉल्यूम जो है क्यूबिक डेसीमीटर में नहीं दिया उसने, क्यूबिक मीटर में दिया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज आने वाला है, ध्यान लगाइएगा। यहाँ यूनिट्स की कन्वर्जन के ऊपर आपकी ग्रिप होगी ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंट्री टेस्ट के अंदर बच्चे जो ज़्यादातर अपने MCQs की तबाही कर देते हैं ना, उसके पीछे सिर्फ उनकी कन्वर्जन पे ग्रिप ना होनी है। तो आप अपनी इस वीकनेस को दूर करें, मेहनत करें भाई, प्रैक्टिस करें। रट्टे लगाने थोड़ी आए आप मेरे चैनल के ऊपर, आप समझने आए हैं। हमारे चैनल का तो नाम ये है ना कि रटना नहीं, समझना है। ठीक है, तो समझने वाले बच्चे अगर इस बात को समझ जाएंगे तो मेहनत भी करेंगे। तो बहरहाल ये आपके पास प्रेशर अब ये आ गया, PV इज़ इक्वल टू nRT। R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R इज़ इक्वल टू PV अपॉन NT। अब क्या करेंगे आप, प्रेशर जो है किस में लेना है आपने, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। अब ये बात आप याद रखिएगा कि एक ATM, मैंने बताया था ना, 1 ATM न्यूटन पर स्क्वायर 1,01,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर। तो यहाँ पर प्रेशर अब आएगा 1,01,325। आपकी बुक के अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है 1,01,300 लिखा हुआ है, 300। इनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, पूरी वैल्यू लिखनी चाहिए थी 325, क्योंकि आपके आंसर जो है वो वेरिएट करेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आप ये लिखिए, और इसका यूनिट क्या है प्रेशर का, अब न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये पर जो है इसका मतलब क्या है ये भी देख लें, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये पर असल में डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, तो इसको डिवाइड की शक्ल में आप ले आएँ इस तरह से, न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर, आप इसको ऐसे कर लें। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये अभी काम आएगी आगे, तो ये आगे बढ़ेगी ना कन्वर्जन। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपका कितना होगा, वॉल्यूम आपको चाहिए किसके अंदर,
क्यूबिक मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मोल है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, इसमें है वॉल्यूम, तो अब तो काम ख़राब हो रहा है ना। आपको वॉल्यूम किस में चाहिए? क्यूबिक मीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन के लिए, पहली बात, आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं या छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं? आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो 1 क्यूबिक मीटर जो है वो 1000 क्यूबिक डेसीमीटर के बराबर है, ठीक है भाई। 1 क्यूबिक मीटर बराबर है 1000 क्यूबिक डेसीमीटर। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 1 किलोग्राम बराबर है 1000 ग्राम के, समझ में आ रही है बात आपको? तो 1 क्यूबिक मीटर जो है बराबर है 1000 क्यूबिक डेसीमीटर के। अब हम क्या करेंगे, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर को डिवाइड कर देंगे किससे? 1000 से। 22.4 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो क्या जवाब आएगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 1000, 0.0224, 0.0224 स्क्वायर मीटर आपने क्यूबिक डेसीमीटर से क्यूबिक मीटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लिया। इसी की वैल्यू यहाँ आएगी, क्या है हमारे पास? 0.0224 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ मोल 1 ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मोल मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 273 केल्विन ही है। कोई टेंशन नहीं है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और 0.0224 स्क्वायर क्यूबिक मीटर, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। क्या है अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर है डबल डिवीज़न। क्या है? डबल डिवीज़न। इसको पहले आप पूरे तरीके से लिख लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 101325 को मल्टीप्लाई करें 0.0224 से, 101325 मल्टीप्लाई बाय 0.0224, 2269.68। यहाँ पर आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2269.68। यूनिट्स का क्या होगा? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। याद रखें डबल डिवीज़न, ये जो बड़ा सा साइन नज़र आ रहा है ये भी डिवाइड का है, ये जो आपको लकीर नज़र आ रही है ये भी डिवाइड की है। तो इसको मैं थोड़ा इस तरह से लिख लूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय, कहा था ना यूनिट से यूनिट मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन अब हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, कट जाएगा। मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर। अब ये 2 हैं m, ये 3 m है, ठीक है। ये 2 m से इसके 2 m चले गए, तो यहाँ पर क्या बचा? सिर्फ 1 m जो है वो बच गया। और नीचे क्या है हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई होगा 273 से, तो ये वही जवाब रहेगा, ये कहलाएगा मोल डॉट, इसको लिखेंगे 273 मोल डॉट केल्विन। अब आपके पास कुछ ये शक्ल बनेगी, 2269.68 डिवाइडेड बाय 273, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों? क्योंकि ये 2 मीटर थे, ये 3 मीटर थे, इसमें से 2 मीटर ने इनके 2 मीटर को काट दिया, 1 मीटर बचा। ये 1 मीटर जो है इस न्यूटन से मल्टीप्लाई होगा, तो उसका जवाब आएगा न्यूटन मीटर। समझ में आ गई बात? अच्छा, नीचे क्या मौजूद है? नीचे मौजूद है मोल डॉट केल्विन। अब आगे चलते हैं। अब आपको 2269.68 को डिवाइड करना है 273 से, 273
8.313, इसका जवाब आएगा 8.313 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मोल डॉट केल्विन। अब मोल और केल्विन को ऊपर लेके जाएंगे पहले की तरह, 8.313 न्यूटन मीटर डॉट MOL, -1 आ जाएगा इसके ऊपर, K -1 आ जाएगा। ये रही आपकी R की वैल्यू जब आपके पास प्रेशर जो है वो न्यूटन मीटर में दिया गया था, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, और वॉल्यूम जो है वो आपको दिया गया था किसमें, क्यूबिक मीटर के अंदर। ठीक है, अब आगे चलें। अब इसमें दो जगहें हैं ज़रा वो समझने वाली, देख लें आप, क्योंकि इसमें आपको वरना परेशानी हो जाएगी। इसको मिटाऊं, कौन सी चीज़, न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। आपको पता है एनर्जी का यूनिट है ये जूल, JOULE या फिर सिर्फ L। तो ये न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के। तो इसका मतलब जहाँ न्यूटन मीटर लिखा हुआ है वहाँ मैं जूल जो है वो लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा R की वैल्यू अब आपकी हो जाएगी 8.313 जूल मोल केल्विन। ठीक है भाई, तो अगर आपको R की वैल्यू के साथ ये यूनिट नज़र आ रहा हो जूल, यही बारीकियाँ होती हैं सारी, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होइएगा कि न्यूटन मीटर जो है वो जूल के बराबर है। अब चौथी और आखिरी बात इसके अंदर सुन लीजिए कि 4.18 जूल्स जो हैं ये बराबर है 1 कैलोरी के। यूनिट जो है, एनर्जी के कई यूनिट्स हैं, ठीक है। तो एनर्जी का एक यूनिट जो है वो जूल भी है और एनर्जी का एक यूनिट जो है वो कैलोरी भी है, ठीक है। तो 4.18 जूल्स जो हैं, 4.18 जूल्स जो हैं वो 1 कैलोरी के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैलोरी जो है ये यूनिट बड़ा है और जूल जो है वो छोटा यूनिट है। तो आपको अगर ये कहा जाए कि 8.313 जूल्स जो हैं इनको आप कैलोरी में लिख दीजिए, तो इसका मतलब आपको फिर छोटे से बड़े की तरफ जाना होगा। और कन्वर्जन का उसूल है कि अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, 4.18 से। तो यहाँ पर आप जो है रफ वर्क में कर लीजिए 8.313 को डिवाइड कर दें आप 4.18 से। 8.313 देखें आपके कैलकुलेटर पे साथ साथ जवाब भी लिखा हुआ होगा, डिवाइडेड बाय 4.18, 1.988। तो ये जो है वो राउंड ऑफ हो के 1.99 भी हो सकता है, जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैंस लिहाजा R की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1.99 कैलोरी, 1.99 कैलोरी। ठीक है भाई, याद रहे कैलोरी का जो सिंबल है वो C नहीं है, ये गड़बड़ नहीं करनी है आपने। कैलोरी का सिंबल C नहीं है, CAL है, ठीक है। और इसके साथ दूसरे कौन से यूनिट हैं, अब यहाँ पर मोल आ जाएगा, मोल -1 और केल्विन -1। ये आपके पास R की वैल्यू आ गई। तो अभी तक आपके पास जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू आई है सबसे पहले वो किस में आई है, जब प्रेशर आपके पास ATM में था और वॉल्यूम आपके पास क्यूबिक डेसीमीटर में था, ठीक है। तो वो कौन सी वैल्यू निकली थी, वो हमारे पास 0.0821। और अब जो हमारे पास, आपने देखा कि किस तरह से यूनिट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। अभी तक कितने यूनिट हमारे पास आ चुके हैं, 4 यूनिट हमारे पास जो है अभी तक आ चुके हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब चलते हैं आगे कि इसकी मदद से क्या हम जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से क्या मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं किसी गैस का, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब देखने के लिए जैसे मैंने पहले नक्शा बनवाया था, एक नक्शा और बना लें आप। दो जो है वो फार्मूलाज हैं
पहले उनको साइड में लिख लें एक दफ़ा, क्योंकि वो आपको हेल्प करने वाले हैं अभी। डेंसिटी का फॉर्मूला और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। ठीक है भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। डेंसिटी के दो सिंबल हैं, वैसे हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। ये क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो आपको सिंबल इस तरह का नज़र आ रहा है ना, ये कौन सा है, ये ग्रीक सिंबल है, इसको हम कहते हैं RHO और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है रू। रू आसान है ना, हाँ बनाना थोड़ा मुश्किल है, मुझसे भी नहीं बनता था शुरू में। यूँ रखिए और ये इस तरह से बन गया। ये पी नहीं होता, याद रहे, बच्चे इसको पी समझ रहे होते हैं। डेंसिटी का एक सिंबल ये है, ये ग्रीक है और इस सिंबल का नाम क्या है, ये ग्रीक है और इसका नाम है रू। एक दूसरा सिंबल भी है जो कि लैटिन लेटर है, जैसे कि इंग्लिश लेटर है ABC, इसी तरह लैटिन लेटर है ये कैपिटल D। इसकी मदद से भी हम जो है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल ये दो फार्मूलाज आप देख लीजिए डेंसिटी के हैं। आप कैपिटल D भी कभी कभी यूज़ करते हैं, कभी स्मॉल d जो है वो भी यूज़ किया जाता है डेंसिटी के लिए। बहरहाल डेंसिटी के लिए आप स्मॉल d यूज़ करें, कैपिटल D यूज़ करें या रू इस सिंबल को यूज़ करें, उसके बाद मास अपॉन वॉल्यूम ही आएगा। एक तो ये फार्मूला, तो इन सबको मिटा के मैं सिर्फ इसको D = m/v को यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो एक फार्मूला ये चाहिए डेंसिटी का, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा है, D = मास अपॉन वॉल्यूम। और दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास वो है नंबर ऑफ मोल वाला। नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। अगर आपको एक्चुअल फार्मूला याद हो ना, केमिस्ट्री की दुनिया की ABCD वाले फार्मूलाज हैं ये, मतलब आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ नहीं सकते अगर आपको ये वाला फार्मूला याद नहीं है। तो कौन सा वाला, ये वाला, नंबर ऑफ मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसमें जो नंबर ऑफ मोल है इसका सिंबल आ जाता है N, मास इन ग्राम है इसका सिंबल आ जाता है स्मॉल m, और मोलर मास के लिए हम कैपिटल M को यूज़ करते हैं। इसमें जो ये मोलर मास है ना, असल में यही आपका मॉलिक्यूलर मास है। इसमें गड़बड़ मत कीजिएगा, इसका सिंबल मोलर मास का या मॉलिक्यूलर मास का कैपिटल M है, स्मॉल m जो है वो मास इन ग्राम का है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। ये दूसरा फार्मूला भी आ गया आपके पास, इनको नोट्स में डाल लें। अब बुक देख लें आपकी, एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ये कह रहा है आपसे। एप्लीकेशन का मतलब है यूज़ करना। एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करने जा रहे हैं। ये रही PV = nRT। पहला यूज़ क्या होगा, पहली एप्लीकेशन इसकी क्या होगी कि हम जो है इसकी मदद से क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, और दूसरी चीज़ क्या फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको D से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भाई, तो पहले ये A कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास, तो PV = nRT। इसके अंदर ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल को, मतलब मैं n की जगह पर n/m लिख सकता हूँ। PV = m/M RT। ठीक है भाई, और ये रहा कैपिटल M जो कि मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको यहाँ ले आइए, PV को यहाँ ले आइए इसकी जगह पर, ये हो जाएगा M = mRT/PV। ये रहा आपका फॉर्मूला जिसकी मदद से आप जो है किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके लिए आपके पास जो है उस गैस का मास इन ग्राम होना चाहिए, स्मॉल m से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, गैस कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए,
उस गैस का प्रेशर होना चाहिए और उस गैस का वॉल्यूम होना चाहिए, तो आप उस गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं अब डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT। अब डेंसिटी को देख रहे हैं, दोबारा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। अब इसके अंदर हमारे पास दोबारा ये नंबर ऑफ मोल की जगह पर क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M RT। अब थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर डेंसिटी किसके बराबर है, मास अपॉन वॉल्यूम के। ये रहा भाई वॉल्यूम, इसको यहाँ ले आइए मोलर मास की जगह या मॉलिक्यूलर मास की जगह, मॉलिक्यूलर मास को यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू M अपॉन V RT। अब M अपॉन V जो है वो किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर है, तो PM इज इक्वल टू DRT। R और T को यहाँ ले आइए तो इसके नतीजे में जो है वो आपके पास ये शक्ल बनेगी, PM अपॉन RT इज इक्वल टू D, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं D इज इक्वल टू PM अपॉन RT। ये रहा आपके पास वो फार्मूला जिसकी मदद से आप जो है वो डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये PV इज इक्वल टू nRT जो है आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये रही। इसकी मदद से आप मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी मदद से आप जो है वो डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख लें 4.4। एग्जाम्पल 4.4, पहले डेटा बना लें, इसका खुद से सॉल्व करना सीखें। ये कह रहा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब सीधी बात है, आपसे शुरू में ही पूछ रहा है डेंसिटी बता दीजिए। गैस आपके पास कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, शुरू में उसने बता दिया। और ऑक्सीजन गैस का केमिकल फार्मूला जो है वो O2 है। चलें इसको बाद में लिखेंगे, अभी तो वो डेंसिटी पूछ रहा है, D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। टेम्परेचर जो है उसने आपको बताया है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कभी भी नहीं लेते हम जो है टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। तो अगर आप केल्विन में टेम्परेचर चाहते हैं तो जो भी सेंटीग्रेड में आपको टेम्परेचर दिया गया है उसको 273 से आप प्लस कर दीजिए, उसको 273 से आप प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, 273 से प्लस होगा 318 केल्विन हो जाएगा ये, ठीक है भाई, प्लस 273 इज इक्वल टू 318 केल्विन। तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं, फिर आगे बोल रहा है व्हेन द गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर एट 1.54 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर उसने आपको दे दिया 1.54 ATM। सोल्यूशन की तरफ चलें। आगे बढ़ने से पहले दोबारा अहम तरीन बात बता दूं, अगर उसने प्रेशर आपको ATM में दिया हुआ है ना, तो ये बात तय है कि वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में, और ये बात तय है कि R की वैल्यू जो इस्तेमाल होगी अब वो 0.0821, ये R की वैल्यू इस्तेमाल होगी। इसको नोट्स में डाल लें, गड़बड़ नहीं करनी। R की ये वाली, जब आपके पास प्रेशर जो है वो ATM में हो, वॉल्यूम जो है क्यूबिक डेसीमीटर में हो। क्लियर हो गया? अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, हमें इसी फॉर्मूले की मदद से जो है वो फाइंड आउट करना है डेंसिटी। नंबर ऑफ मोल जो है वो किसके बराबर है, अभी बताया है, मास अपॉन मोलर मास के, ठीक है भाई। मोलर मास को यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन V और RT। मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर है। PM इज इक्वल टू D
और आर टी अब आपने क्या करना है, डी को यहीं छोड़ दें, आर टी को यहाँ ले आएँ, तो आपके पास जो न्यू वैल्यू बनेगी डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। प्रेशर जो है वो आपके पास कितना है 1.54, वो लिख लीजिए 1.54 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन गैस जब उसने बोल दिया है तो ऑक्सीजन गैस जो है उसका केमिकल फार्मूला ये है O2, ठीक है। और यहाँ पर O2 का मोलर मास मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 प्लस 16 ये हो जाएगा 32। तो यहाँ पर मोलर मास जो है इसकी जगह पर आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय आर की कौन सी वैल्यू आएगी 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना होगा 318, ठीक है भाई। अब 1.54 इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करें, पहले आप 1.54 मल्टीप्लाई करें 32 से, आपके पास जवाब आ जाएगा कितना 49.28 डिवाइडेड बाय, अब 0.081 मल्टीप्लाई बाय 318, तो इसका जवाब आएगा 26.1078, 26.1078, ठीक है। अब 49.28 को आप डिवाइड कर दें, 49.28 को डिवाइड कर दें 26.1078, आपका जवाब आ रहा है 1.88, क्योंकि आपने डेंसिटी फाइंड आउट की है इसलिए उसका यूनिट होगा ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये आपने डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन गैस की फाइंड आउट कर ली 1.88। आप देख लें, आपकी मेरे पास आ रहा है 1.887, तो राउंड ऑफ होके बुक में लिखा हुआ 1.889, तो तकरीबन सही हो गया। सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलते हैं इसके बाद वाले में, सेल्फ असेसमेंट। आपके एग्ज़ाम में सेल्फ असेसमेंट से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एग्जाम्पल से भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, और चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है वहाँ से भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, ठीक है भाई। सेल्फ असेसमेंट इसमें कह रहा है अ केमिस्ट हैज़ सिंथेसाइज्ड अ गैस, एक केमिस्ट जो है उसने एक गैस तैयार की है, एंड फाइंड दैट इट्स डेंसिटी इज़ 1.88 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, और उसने ये फाइंड आउट किया है कि उसकी जो डेंसिटी है वो 1.88 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर पर उसकी डेंसिटी है। टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सेल्फ असेसमेंट, ठीक है भाई। मेरी गिनती के मुताबिक ये चौथा सेल्फ असेसमेंट अभी तक इस चैप्टर का होने जा रहा है। डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नहीं सॉरी डेंसिटी तो दी हुई है 1.88 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है भाई। दूसरी चीज़ है इसके अंदर टेम्परेचर, टेम्परेचर उसने दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड को प्लस करते हैं 273, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 27 प्लस 273, तो ये एग्जैक्टली आपका 70 90 और 300 केल्विन हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन, ठीक है भाई। आगे जो हमारे पास है इसके बाद उसने क्या दिया है वो
प्रेशर 1 atm प्रेशर दिया है, ठीक है, और मोलर मास जो इसने दिया है, मोलर मास जो इसने दिया है यानी कि कैपिटल M, वो मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। PV इज इक्वल टू nRT की तरफ आ जाएं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल जो है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, क्योंकि मोलर मास फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ मोल की तरफ जाइए। PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल किसके बराबर था, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये रहा आपका मोलर मास, इसको यहाँ ले आएँ, PV को यहाँ ले आएँ, मोलर मास बराबर हो गया MRT और PV। ये क्या है, मास इन ग्राम। क्या मास इन ग्राम दिया हुआ उसने, नहीं, मास इन ग्राम तो उसने नहीं दिया हुआ, उसने हमें डेंसिटी दी हुई है। तो आप ऐसा करें कि इस P को दोबारा वापस यहाँ ले आएँ। P को वहाँ ले जाने की असल में ज़रूरत नहीं थी, आप सिर्फ V को लेके जाएं। क्यों, अभी वजह बताता हूँ इसकी। तो यहाँ पर ये P इज़ इक्वल टू M यहाँ आ गया और ये M/V/RT हो गया। M/V यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर है, डेंसिटी के। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, PM इज़ इक्वल टू DRT और ये PM इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर अब इस P को साइड पे ले जाएं, अब कोई मसला नहीं है, DRT और P। अब वैल्यूज़ पुट कर दें, मोलर मास पूछा है ना उसने, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी है 1.88 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर देख लें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सी R की वैल्यू आएगी 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 318 केल्विन, प्रेशर की जगह पर क्या आ जाएगा 1 आपको पता है यहाँ पर इग्नोरेबल है, तो 1.88 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 318, तो इसका जवाब जो है वो आ रहा है कुछ ये 49.28, नहीं 49.28 तो नहीं आना चाहिए भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है। 1.88 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 318, 49.08। मैंने इसको सॉल्व किया था जब तो कुछ 46 आ रहा था, 49 तो आ ही नहीं रहा भाई। मैं सॉल्यूशन देख लूँ। PM अपॉन DRT, ठीक है, प्रेशर 1.88 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300, मेरे पास 300 आ रहा है, इसका मतलब कहीं अरे 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 सॉरी वही तो मैं देखें, मैं कह रहा था ना कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। 300 आएगा भाई, 318 थोड़ी आएगा, 318 नहीं आएगा। ये आपके पास मोलर मास जो बनेगा अब 1.88 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई 300, 46.30, और इसको आप राउंड ऑफ कर दें तो ये आपके पास मास जो बनेगा, मोलर मास जो बनेगा वो 46 बनेगा, 46 ग्राम। कौन सी गैस है ऐसी जिसका मोलर मास जो है वो 46 ग्राम है, तो वो है मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन ये गैस है, उसका जो है वो मोलर मास ये बनता है 46 ग्राम,
ठीक है। इसके अलावा एक लिक्विड भी है जिसको हम इथेनॉल कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, लेकिन ये लिक्विड है। तो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसका भी अगर आप मोलर मास देखें तो 46 ही बनता है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो जो है थोड़ी सी डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, ये टिपिकल है, इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको थियोरेटिकली समझानी पड़ेंगी, ये पहले से जहन में रखिएगा। इसमें कॉजेज़ ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, फिर इसमें वान डेर वाल्स इक्वेशन है, वॉल्यूम करेक्शन है, प्रेशर करेक्शन है, और फिर इसमें डेरिवेशन है, फिर एग्जाम्पल 4.5, एग्जाम्पल 4.6। तो काफ़ी बड़ी वीडियो बनने वाली है अगली, ठीक है, लेकिन इतनी ही अहम है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 4 की डेरिवेशंस और प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।